बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैं आज आपके साथ फोर्थ ईयर के स्टैट्स का डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ चैप्टर्स। फ़िलहाल मैं चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रही हूँ कि 14 चैप्टर में मैं थेरम्स डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरी रेलिवेंट होगी कि 14 चैप्टर में ही जो आपके स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं कुछ, और एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी आपके साथ। तो कोई भी इश्यू हुआ आप मुझसे पूछिएगा, लेकिन फ़िलहाल 14 चैप्टर की थेरी पे आ जाएं, और मैं पास्ट पेपर से रेलिवेंट इसको सॉल्व करने लगी हूँ। अब इसमें ये चैप्टर का नाम है सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या शामिल है। ये देखें जी स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके जी अब इसमें चैप्टर पे आ जाएं। 14 चैप्टर। अब मैं आपके सामने जो पास्ट पेपर्स में पिछले कह लें कि 4 सालों में पेपर्स में आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। 2020 का पेपर इसमें नहीं है, वो मैं बाद में एंड में डिस्कस करूँगी आपसे। फ़िलहाल मेरे पास ये 19, 18, 17, 16 के पेपर्स थे, तो मैंने उसमें से लिख लिए हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में। अब ये मैं सारे आपके साथ एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि इसमें देखें पहले नंबर पे क्या लिखा है। जी पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट एनुमरेशन। एक्सप्लेन, ये पेपर पास्ट पेपर में आ चुका है। एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। व्हाट मेथड्स वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल ईच टाइप ऑफ एरर। डिफाइन एंड एक्सप्लेन सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग एरर। Distinguish between stratified random sampling and clustered sampling. Distinguish between simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, cluster random sampling. एक और क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड एरर एंड व्हाट आर इट्स प्रैक्टिकल यूजेस। अब देखें इसके मार्क्स, कोई 5 नंबर का है, कोई 6 नंबर का है, ये भी 6 का, ये 4 का, ये 6 का, यानी कि ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा। What do you understand by probability and non-probability sampling? What are their relative advantages? Differentiate between sampling error and bias. What is meant by sampling? What is the object of sampling? What is sampling distribution? Right, the properties of sampling डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। जी ये आपके साथ मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस थ्योरी के लिख लिए हैं इस चैप्टर से रेलिवेंट। अब मैं आपके साथ ये सारे डिस्कस करने लगी हूँ। जी सबसे पहले नंबर पे आपने सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपसे जब ये पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग है क्या, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पलिंग, तो फिर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सैम्पलिंग। इसमें सैम्पलिंग एक्सप्लेन भी करनी है और उसका मकसद भी बताना है। Sampling is a statistical technique which is used in almost every field in order to collect information, and on the basis of this information inferences about the characteristic of a population are made. जी सैम्पलिंग बेसिकली वही है, मैं आपको ज़ुबानी थोड़ा सा बता देती हूँ कि पॉपुलेशन एक बड़ा हिस्सा होता है और हम वहाँ से एक छोटा पार्ट निकालते हैं जिसको हम सैंपल कहते हैं, और ये पार्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। पॉपुलेशन के रिजल्ट को पैरामीटर कहते हैं, सैंपल के रिजल्ट को स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब हम इस सैंपल निकालने का हमारा मकसद क्या है? मकसद भी यही है कि हम पॉपुलेशन के बारे में यानी कि पैरामीटर के बारे में जो इसका रिजल्ट है कुछ बता सकें, उसको एस्टिमेट कर सकें बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो यही यहाँ पे लिखा है, सैम्पलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन inferences about the characteristic of a population are made. The values of the population characteristics are summarized by certain numerical descriptive measures called parameters. अब यहाँ तक तो आपने इसमें लिखना है, आगे बेशक इसमें आप बस लिख देंगे numerical characteristics, population results are called parameters. The values of
द पॉपुलेशन पैरामीटर्स विच आर इन मोस्ट सिचुएशन अननोन, ये आपने लिखना है कि पैरामीटर्स होते क्या है, पहले ये लिखना है, फिर लिखना है द वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर विच आर इन मोस्ट सिचुएशन अननोन वुड हैव टू बी एस्टिमेटेड एंड टू गेट एस्टिमेट्स वी रिस्टोर टू सैम्पलिंग, यहाँ तक आपने लिखना है अननोन। उसके बाद हमने लिखना है बाई वी यूज़ सैम्पलिंग टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ये आपने यहाँ पे ये लिख देना है, बजाय आप ये सारा लिखने के आपने यहाँ तक लिखना है पहले अननोन, फिर उसके बाद लिखना है वी यूज सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट दीज अननोन पैरामीटर्स, ठीक है। इसके बाद लिखना है वी यूज सैम्पलिंग वी यूज सैम्पल्स टू एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जी ये आपने लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाए स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन पे, ये भी आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको ये पूछी जा सकती है। अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन आर यूनिवर्स इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट आर टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स वेदर एनिमेट आर इनएनिमेट कंक्रीट आर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सम, ये बस आप समझने के लिए आप याद कर लें कि आपको समझ होनी चाहिए इसकी। मैं आपके सामने समझा रही हूँ कि पॉपुलेशन होती क्या है, मजमुआ होता है एग्रीगेट आर टोटलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स का, ठीक है। वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, कंक्रीट हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स कहलाते हैं, आर सिंपली यूनिट्स आर सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट वो होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, मे बी अ कॉलेज स्टूडेंट एन एनिमल अ ट्री वगैरह वगैरह, जो हम एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अ सेट ऑफ एन सैम्पलिंग यूनिट्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैम्पल। जी सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन की तो आपको समझ आ गई कि पॉपुलेशन मजमूआ होता है या टोटलिटी होता है उन ऑब्जेक्ट्स की जिनके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, तो उनमें से फिर हम सैम्पल क्या होता है, हम जिस सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, हम जिससे इंफॉर्मेशन लेते हैं अपनी कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन में तो सारे हमारे इंटरेस्टेड के चीज़ें मौजूद हैं, तो एक हम जिस चीज़ से हम अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, उन चीज़ों का मजमूए को हम सैम्पल कहेंगे। अ सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मे बी कॉलेज स्टूडेंट वगैरह वगैरह। अ सेट ऑफ एन सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैम्पल ऑफ साइज एन एंड द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये सैम्पलिंग है। समझ आ गई आपको, आपने यानी कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ना कि सैम्पलिंग क्या है और उसका मकसद वगैरह पूछा जाए, तो आपने इसी में एक्सप्लेन करना कि ये इस तरह से पॉपुलेशन होती है, और फिर हमें ये सैम्पलिंग यूनिट्स का जिक्र करना है, और फिर बताना कि सैम्पलिंग यूनिट्स के मजमूए को हम सैम्पल कहते हैं, और इस प्रोसेस को पॉपुलेशन से सैम्पल निकालने के प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहेंगे। जी यहाँ तक सैम्पलिंग की डेफिनेशन बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, आपने ना ये सारा इसमें रीड करना है, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन, इसमें मैंने आपके सामने इतने ढेरों क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप ये अपनी वर्डिंग में रट्टा नहीं लगाना, आपने जस्ट इसको याद करना है और अपनी वर्डिंग में आपने इसको लिखना है। अब ये देखें पॉपुलेशन का ही फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है, इन्फिनिट पॉपुलेशन क्या होता है, उसका लिखा हुआ है, आपने ये एक बार रीड ज़रूर करना है ये होता क्या है। सैम्पल्ड पॉपुलेशन का लिखा हुआ है, ये सब आपने रीड करना है। और क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें नेक्स्ट ये तो आपने कर लिया व्हाट इज़ मेंट बाय सैम्पलिंग, फिर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पलिंग, ये अभी नेक्स्ट आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कि मकसद क्या है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग का मकसद वही है कि हमने अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना है बाय यूजिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन, ये सारा आपने इसमें इसके पर्पस में लिखना है। उसके बाद जी क्वेश्चन ये ज़रा देखें, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट एनुमरेशन। तो अब ये सारा तो आपने रीड एक बार करना है। उसके बाद देखें एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, अच्छा ये देखें ऊपर लिखा हुआ है द 2 बेसिक पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग। तो ये इस क्वेश्चन में जो पर्पस का जिक्र है ना, पर्पस पूछा गया है, ऑब्जेक्ट मकसद या पर्पस, वो ये हैं।
इस क्वेश्चन में ये आपने लिखना है सैम्पलिंग के बाद, टू प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन विदाउट एग्जामिनिंग एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हर यूनिट को एग्जामिन या उसका मुआयना किए बगैर हम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कह लें कि प्रोवाइड कर देते हैं अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं बगैर एक एक यूनिट को देखे। ये इसका मकसद है सैम्पलिंग का, कि इसमें सबको देखना नहीं पड़ता। टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स डिराइव फ्रॉम द सैम्पल, रिलायबिलिटी देखने के लिए, रिलायबिलिटी होता है पाईदार, कि पाईदार एस्टिमेट्स को देखने के लिए हम फ्रॉम सैम्पल्स की मदद लेते हैं। वी फाइंड द रिलायबिलिटी बाय कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इफ पॉसिबल इट्स एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द डेफिनेशन है, ये आप नेक्स्ट आगे की चीज़ें हैं, आपने फ़िलहाल यहाँ तक इसके दोनों पर्पस लिखने हैं। उसके बाद आ जाए एडवांटेजेस पे, ये भी आपने करने हैं क्योंकि एक अलग से क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग आया हुआ है। ये मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, आपने ये याद करने हैं। द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट एनुमरेशन आर ब्रीफली स्टेटेड बिलो। ये अलग से आपका क्वेश्चन आया हुआ है जी। पहला पार्ट है सैम्पलिंग सेव्स मनी एज इट इज़ मच चीपर टू कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्मॉल सैम्पल देन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। स्मॉल सैम्पल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ईजी होता है, बजाय हम कह लें कि इससे पैसे बचते हैं, बजाय हम सारी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, सैम्पलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बचाता है। ये तो था इकोनॉमिक, इसकी हेडिंग हो सकती है इकोनॉमिक, ये है टाइम सेविंग जी। ये टाइम सेव करता है अगर हम कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब होता है कि हम सारे के सारी पॉपुलेशन को स्टडी करें। अगर हम सारे को स्टडी करें तो ये टाइम नहीं बचाएगा, लेकिन सैम्पलिंग टाइम बचाता है। सैम्पलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एज द नीडेड डाटा आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड मच फास्टर देन सेंसस इंफॉर्मेशन। सेंसस इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हम एक एक चीज़ को यूनिट को कर लें, स्टडी करें। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सर्वेज जी। ये दो आपने पढ़ ली हैं एडवांटेजेस। उसके बाद तीसरा एडवांटेज है सैम्पलिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट एज दैट ऑब्टेन फ्रॉम अ कंप्लीट सेंसस जी। ये इसका प्लस पॉइंट है, कंप्लीट सेंसस से जो हमें एक्यूरेसी मिलती है ना, सैम्पलिंग से भी वही एक्यूरेसी मिलती है। ये इसका प्लस पॉइंट है कि हम सबको यूनिट को स्टडी भी नहीं कर रहे और हम एक्यूरेट रिजल्ट भी ले रहे हैं। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी आती है। रैदर अ प्रॉपरली डिजाइंड एंड केयरफुली एग्जीक्यूटेड सैम्पल सर्वे विल प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स जी। अगर हम एक केयरफुली इसको हम काम करें ना, सैम्पल इस पे सैम्पल सर्वे पे केयरफुली काम करें, तो उससे हमें पॉपुलेशन कंप्लीट एनुमरेशन से भी ज़्यादा एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। Moreover, owing to the reduced volume of work, क्योंकि काम कम हो जाता है, काम का वॉल्यूम कम हो जाता है। पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा पे हमें वर्क करना पड़ता है ना, तो सैम्पल में थोड़ा सा हमारे पास वर्क होता है। और पर्सनस ऑफ हायर कैलिबर, और उसके लिए हम फिर अच्छे जिनका कैलिबर होता है, जिन पर्सनस का, उनको हायर कर लेते हैं। प्रॉपरली ट्रेंड उनको किया जाता है। कैन बी एम्प्लॉयड टू एनालाइज द डाटा। ये तीन खूबियों की वजह से कि काम का वर्कलोड कम हो जाता है, हम अच्छे कैलिबर के लोगों को हायर करते हैं और उनको ट्रेंड किया जाता है। इनकी वजह से फिर हमारे रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट हो जाते हैं कंप्लीट सेंसस के मुकाबले में, कंप्लीट एनुमरेशन के मुकाबले में जी। ये तीन इसके फ़िलहाल मैंने आपको बता दी हैं, टाइम सेव मनी, टाइम सेविंग एंड एक्यूरेसी। उसके बाद सैम्पलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ऑब्टेन मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द सैम्पल एज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी मोर कंप्लीट एंड थारो जी। ये इसका चौथा है। उसके बाद आगे पांचवा देखें। पांचवें में कह लें कि ज़रूरी हो जाता है कि हम सैम्पलिंग करें। किस सिचुएशन में? सैम्पलिंग इज एसेंशियल टू ऑब्टेन द डाटा व्हेन द मेजरमेंट प्रोसेस फिजिकली डैमेज और डिस्ट्रॉयज
द सैम्पलिंग यूनिट अंडर इन्वेस्टिगेशन। जी, अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू मेजर द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ लाइट बल्ब, अगर हम किसी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में ये तजर्बा करने जा रहे हैं और हमें एक बल्ब हमने बनाया है और उसकी लाइफ टाइम चेक करना है कि कितनी देर तक ये जलता रहता है। और अगर हम सारे के सारे जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितने बल्ब हमने बनाए हैं, उन सब को ऑन कर दें और जब तक वो फ्यूज़ नहीं हो जाते हमको ऑन रहने दें, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव होगी, ये तो हमारा नुकसान हो गया अच्छा खासा। इसलिए इस सिचुएशन में हम उसकी लाइफ टाइम चेक करने के लिए हम कुछ ही बल्ब लेंगे और उन पर ये तजर्बा करेंगे। यहाँ पे सैम्पलिंग ज़रूरी हो जाती है। सैम्पलिंग इज़ असेंशियल, ये इसकी हेडिंग है। सैम्पलिंग में बी द ओनली मीन्स अवेलेबल। जी, बात औक़ात ऐसा होता है कि सैम्पलिंग ही बस एक ज़रिया होता है। हमारे पास कह लें कि हम कर ही नहीं सकते काम कंप्लीट पॉपुलेशन पे। वो मैं आपके सामने बताती हूँ। सैम्पलिंग में बी द ओनली मीन्स अवेलेबल for obtaining the needed information when the population appears to be infinite, जब आपके पास infinite population हो, or is inaccessible या access में ना हो, such as the population of mountainous, यानी कि माउंटेन्स का या थिकली फॉरेस्टेड एरिया, फॉरेस्ट में हमें वो निकालना हो और वहाँ से पॉसिबल ना हो, आपकी पहुँच ना हो उस जगह पे, तो उस सूरत में फिर हम सैम्पलिंग को ही प्रेफर करते हैं। जी, ये एडवांटेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपने ये सारे इसकी 2-3 लाइंस इन सब की याद करनी है। उसके बाद आगे क्या है, मज़ीद आगे लिखा हुआ है सैम्पलिंग हैज़ मच स्मॉलर नॉन रिस्पॉन्स। ये भी आपने एक बार इसको पढ़ लें, इसको भी पढ़ लें, इसको भी पढ़ लें, और आप जितने लिख सकें उतने अच्छे हैं। जी, ये तो हो गया। मैंने आपके साथ अभी पढ़ा है ये वाला, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट एनुमरेशन। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन देखें, डिफाइन एंड एक्सप्लेन सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग फ्रेम एंड सैम्पलिंग एरर। अब मैं इसके साथ ये करने जा रही हूँ, सैम्पलिंग डिज़ाइन ये, फिर उसके बाद है सैम्पलिंग फ्रेम ये है, और फिर उसके बाद एरर्स भी हम आगे पढ़ेंगे। ये इस पे आ जाते हैं, ये सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ये भी हम रीड करेंगे। ये सब आपने ज़रूर करना है, यानी कि इस चैप्टर की सारी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Sample design and sample survey. A sample design is a definite statistical plan concerned with all principal steps taken in the selection of a sample and the estimation procedure. These steps are formulated in advance of conducting the sample. जी, सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है? आपने पॉपुलेशन से सैंपल को निकालना होता है, कंडक्ट करना होता है, उसका कह लें कि पूरा प्लान, पूरा प्रोसीजर, पूरे असूल जो हैं उसको हम सैंपल डिज़ाइन कहते हैं। कि आपने एक डिज़ाइन बना लेना है कि आपने ये काम ऐसे 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 करना है, प्लान कर लेना है, स्टैटिस्टिकल प्लान कर लेना है। अ सैम्पल डिज़ाइन इज़ अ डेफिनेट स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न विद ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन, यानी कि तमाम स्टेप्स जो आपने लेने हैं ना, उनका कह लेंगे एक आपने तरतीब से लिख लेना है उसको, स्टेप्स क्या क्या लेने हैं। सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल एंड द एस्टिमेशन प्रोसीजर, यहाँ तक। These steps are formulated in advance of conducting the sample. The term survey has been defined as a mean of collecting information to meet a definite need. उसके बाद आप यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद आप ये लिख लें, द मेन स्टेप्स इन अ सैम्पल सर्वे आर क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे, डिफाइन द पॉपुलेशन वी विश टू स्टडी एज क्लियरली एज पॉसिबल, यानी कि ये सारा कुछ आपने लिखना है तो सैम्पल डिज़ाइन बनेगा। ये आपने सारे लिख लेने हैं, इसके स्टेप्स हैं। उसके बाद है सैम्पलिंग फ्रेम। अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? कंप्लीट लिस्ट आर अ मैप, और अ मैप बेशक आप ना लिखें, कंप्लीट लिस्ट ही लिख लें। कंप्लीट लिस्ट होती है दैट कंटेन्स ऑल द कैपिटल एन सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। जी, आपको पता है ना, सैम्पलिंग फ्रेम में आपने तमाम सैम्पलिंग यूनिट्स लिख लेने हैं। और सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं? सैम्पलिंग यूनिट्स पॉपुलेशन, तमाम पॉपुलेशन होती है, यानी कि आपने तमाम पॉपुलेशन को ही लिख लेना है, वो ही हमारी सैम्पलिंग फ्रेम होगी। कैपिटल एन लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल एन शो करता है पॉपुलेशन की तादाद को। आपने सारी की सारी इसमें लिख लेनी है, यानी कि सैम्पलिंग फ्रेम में पॉपुलेशन की तादाद ही होती है। क्यों? क्योंकि उसी से तो हम हमारे सैम्पलिंग यूनिट्स बनते हैं ना, उन्हीं में से हम चूज़ करेंगे सैम्पलिंग यूनिट्स।
A complete list of the names of all the students in the Government College Lahore on say March 15 is the frame. ये हमारा फ्रेम है. A list of all household in a city, ये दूसरी एग्जाम्पल है. ये सब एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है नॉट कंटेन एंड इनएक्यूरेट सैम्पलिंग यूनिट्स, बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आप उसमें से मिस कर दें. बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव शुड कंटेन ऑल यूनिट्स एंड शुड कवर द होल ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रही है. सारी की सारी पॉपुलेशन आपने लिख लेनी है. Be free from errors of omission and duplication of sampling units and be as up to date as possible at the time of use. जी up to date होनी चाहिए. ये सैम्पलिंग फ्रेम हो गई. उसके बाद आ जाए probability and non probability sampling. ये तो आपसे मैंने जो अभी डिस्कस किया है वो सैम्पलिंग डिज़ाइन भी आपका हो गया, सैम्पलिंग फ्रेम भी हो गया. अब जो probability sampling और non probability sampling में करने जा रही हूँ वो ये है. 7 नंबर पे देखें. What do you understand by probability and non-probability sampling? What are their relative advantages? जी ये आपके सामने probability and non-probability sampling में explain कर रही हूँ. सुने ज़रा. sampling methods are broadly classified as probability sampling and non-probability sampling. When each unit in a population has a known non-zero, not necessarily equal probability of its being included in the sample, the sampling is said to be probability sampling. जी probability sampling कब होती है? जब when each unit in a population has a known non-zero, यानी कि पता हो उसका, ज़ीरो के बराबर ना हो, नॉट नेसेसरी इक्वल, बराबर भी होना उसका ज़रूरी नहीं है. प्रॉबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल, द सैम्पलिंग इज सेड टू बी प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग. मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट क्लास में से सिलेक्ट करना है, कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो उनकी प्रॉबिलिटी मुझे पहले से पता हो, नोन हो, नॉन ज़ीरो ना हो उनकी प्रॉबिलिटी, यानी कि पहले से पता हो. प्रॉबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल. ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल. तो ये ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल, आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद आपको पता है, टोटल तादाद, तो डिवाइड में टोटल तादाद जब लिख देंगे तो आपके पास उसकी प्रॉबिलिटी पहले से आ जाएगी. यानी कि हर स्टूडेंट की मुझे प्रॉबिलिटी पता है कि इसकी प्रॉबिलिटी ये है सेलेक्ट होने की, इसकी प्रॉबिलिटी ये है सेलेक्ट होने की, इसकी प्रॉबिलिटी ये है. ये सब इसमें आ जाता है प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग में. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी इन लाइंस की, कि जब हर यूनिट जो पॉपुलेशन में मौजूद है हैज़ अ नोन नॉन ज़ीरो, प्रॉबिलिटी ऑफ इट्स नॉट नेसेसरी इक्वल, यहाँ तक आपने करना है. उसके बाद है अ प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, भी इसको कहा जाता है. द मेजर स्टेप्स या मेजर टाइप्स ऑफ प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग आर, ये इसके टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग. जी ये अलग से यहाँ पे तो सिर्फ इनके नाम लिखे हुए ना, अलग से ये क्वेश्चन पूछा गया है एक, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, अलग से ये 6 नंबर का क्वेश्चन है. लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जस्ट इसके आपने नाम लिख देने कि प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग में ये चारों आते हैं. उसके बाद है द एडवांटेजेस ऑफ प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स अ वैलिड एस्टिमेट ऑफ सैम्पलिंग एरर. जी प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग का ये एडवांटेज है, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रॉबिलिटी एंड नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग के बाद व्हाट आर देयर रिलेटिव एडवांटेजेस भी पूछे गए हैं. तो यहाँ पे आपने ये भी लिखना है, द एडवांटेज ऑफ प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स अ वैलिड एस्टिमेट ऑफ सैम्पलिंग एरर. ये सैम्पलिंग एरर का वैलिड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है. Probability sampling is widely used in various areas such as industry, एग्रीकल्चर में और बिजनेस में यूज़ होता है. यहाँ तक आपने ये सारा लिखना है, इसका अपने बड़ी अच्छी तरीके से याद करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. उसके बाद आपने करना है अ नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग आल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग. नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है. इज़ अ प्रोसेस इन विच द पर्सनल जजमेंट डिटर्मिन्स विच यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड फॉर अ सैम्पल. जी ये पर्सनल जजमेंट हमारी होती है नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग में. अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट करनी है, तो मैं
कुछ स्टूडेंट्स को अपनी मर्ज़ी से अगर सेलेक्ट कर लूँ फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाएगा, उसमें पर्सनल जजमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली पिक कर लिया, मैंने नॉन रैंडम यानी कि फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया है स्टूडेंट्स को, तो वो पर्सनल जजमेंट किया, उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे। इसका डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज होता है, इसका डिसएडवांटेज होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पल रिजल्ट्स कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तो हमारे पास जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो होंगे, उनकी रिलायबिलिटी होगी, लेकिन इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हमारे पास रिजल्ट्स निकलेंगे वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं होंगे। ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इंक्लूड पर्पसिव सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। इसके ये 4 नाम मैंने आपके सामने बताए हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इसके 2 नाम हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग यानी कि किसी खास मकसद से आप अपनी मर्जी से आपने सिलेक्शन की है, या कोटा सैम्पलिंग बाज़ औक़ात आपको पता है ना कि माइनॉरिटी का कोटा होता है, कहीं कोई जॉब्स आई हैं तो उसमें कह दिया जाता है कि जो कह लें कि इस एरिया के इतनी सीट्स हैं, इस एरिया की इतनी सीट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में ज़्यादा आबादी है तो उधर से एक खास नशिस्तें कह लें रख ली जाती हैं, और अगर ना कोटा सैम्पलिंग की जाए तो फिर सारी सीट्स हो सकता है पंजाब से ही सिलेक्ट हो जाएं, यानी कि ज़्यादा एरिया जो है उधर से सिलेक्ट हो जाए। इसलिए कोटा सैम्पलिंग की जाती है कि आपको उसमें पता हो कि इस एरिया, किसी छोटे एरिया से भी इतनी सीट ज़रूर सेलेक्ट करनी है, कोटा सैम्पलिंग। जी, उसके बाद है सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये पेपर में पिछले आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, क्या पता इसी में आप इसके अकॉर्डिंग 7th आपका क्वेश्चन हो गया, जो मैंने अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके सामने डिस्कस किया है। उसके अलावा अब यहाँ पे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब इस पे सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट पे आ जाएंगे। मैं आपको ज़ुबानी ही बता देती हूँ, आप एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में आपने क्या करना होता है, एक बॉक्स में से अगर आप बॉल निकाल रहे हैं, एक बॉल निकाला, उसका कलर नोट किया, वापस आपने बॉक्स में डाल दिया, और फिर अगला निकाला बॉल, आंखें बंद करके उसका कलर नोट किया और वापस उसको बॉक्स में डाल दिया। इस तरह विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने एक बॉल निकाला, उसका कलर नोट किया और वापस उसको बॉक्स में नहीं डालना, यानी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये फ़र्क होता है। ये आपने एक बार रीड कर लेना है, पेपर में आया तो आपने लिख लेना है। उसके बाद आ जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। जी, अब एरर्स की बात है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले पेपर में कि सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिखा है एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग, एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, व्हाट मेथड्स वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल ईच टाइप ऑफ एरर। दूसरा यहाँ पे भी ये भी लिखा होता है सैम्पलिंग एरर, यहाँ पे 2 जगहों पे आ चुका है। अ सैम्पल बीइंग ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि सैम्पल जो है वो पॉपुलेशन का बस एक छोटा हिस्सा होता है। कैन नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट, उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता क्योंकि एक छोटा हिस्सा होता है। नो मैटर हाउ केयरफुली द सैम्पल इज सिलेक्टेड, बेशक जितनी ही मर्जी एहतियात से सैम्पल सेलेक्ट किया जाए फिर भी उसको बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। दिस रिजल्ट्स इन अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। जी, स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस बताएगा कि ये एरर मौजूद है। आपको पता है ना, पॉपुलेशन और उधर से हम निकालते हैं छोटा सैम्पल। पॉपुलेशन के रिजल्ट को पैरामीटर कहते हैं और सैम्पल के रिजल्ट को स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो ये जो एरर, सैम्पलिंग एरर होता है ना, ये क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन अ, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर। दिस रिजल्ट्स इन अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक and the true value of parameter, corresponding parameter, population parameter. Such a difference is called sampling error. इस difference को यानी कि this one minus this one,
इसमें से इसको माइनस नहीं करना है, स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर, इसको हम कहेंगे इसका सैम्पलिंग एरर फॉर द सैम्पल। इफ फॉर एग्जांपल एक्स बार इज द मीन obtained from a sample of size n and mu is the corresponding population parameter, then the difference between x bar minus mu जो है ये हमारा सैम्पलिंग एरर होगा। आई होप आपको सैम्पलिंग एरर की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आगे क्या लिखा है, एज द सैम्पल साइज। अब यहाँ तक आपका ये बन गया सैम्पल साइज की सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन। एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेस द सैम्पलिंग एरर इज रिड्यूस्ड। अगर आप इस सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं ना, तो उसका एक तरीका है कि आप सैम्पल साइज़ को बढ़ा दें। यानी कि सैम्पल साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा, पॉपुलेशन से जितना करीब होता जाएगा, सैम्पलिंग एरर उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। सैम्पलिंग एरर है क्या, सैम्पल की वजह से रिजल्ट है ना, कि सैम्पल बहुत अच्छा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पॉपुलेशन को। तो सैम्पल अगर बहुत बड़ा कर देंगे आप, तो वो फिर सैम्पलिंग एरर उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। एंड इन अ कंप्लीट एनिमेशन देयर इज़ नो सैम्पलिंग एरर। अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को आप स्टडी कर लें तो उसमें कोई भी सैम्पलिंग एरर मौजूद ही नहीं होगा। एज एक्स बार बिकम्स इक्वल्स टू म्यू, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बराबर चला गया है, तो वो उसमें सैम्पलिंग एरर ज़ीरो हो जाएगा। सैम्पलिंग एरर इज measured by what is known as reliability, which is related to the variance of the sample statistic. The smaller the variance, the greater the reliability of sample results will be। जी ये भी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे जो वेरियंस है उसको हम स्मॉलर वेरियंस का रिजल्ट स्मॉलर आएगा, वेरिएबिलिटी रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, सैम्पल रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ तक ये आपको समझ आ गई होगी, आई होप आपको। उसके बाद आगे देखें, यहाँ तक डेफिनेशन थी सैम्पलिंग एरर की। आगे है असाइड फ्रॉम सैम्पलिंग एरर्स विच अराइज बिकॉज अ सैम्पल कंप्राइज ओनली अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सैम्पलिंग एरर चूँकि उसमें सिर्फ पॉपुलेशन पूरी नहीं होती, एक पोर्शन होता है, इसलिए वो सैम्पलिंग एरर अक्कर होता है। There are error which occur at the stages of gathering and प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जी अब वो कह रहे हैं कि ऐसा एरर भी हो सकता है जो कि हाँ जब डाटा कलेक्ट किया जाए, गैदर किया जा रहा हो या प्रोसेस उसको किया जा रहा है, कंप्यूटर में फीड वगैरह किया जा रहा हो, तो उस दौरान के एरर को हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहेंगे। जी इसमें आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सैम्पलिंग एरर क्या है। और अब नॉन सैम्पलिंग एरर वो है कि जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे हों, उस दौरान लेते लेते कोई गलती हो जाए, या डाटा को हम कंप्यूटर में फीड वगैरह कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उस दौरान कोई गलती हो जाए, उस गलती को एंडलेस ऑफ वेदर आ सैम्पल आर अ कम्प्लीट सेंसेस। अब ये गलती तो दोनों में हो सकती है, सैम्पल में भी हो सकती है, और जब हम कंप्लीट एनुमरेशन यानी कि पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं उसमें भी ये गलती हो सकती है, दोनों में हो सकती है। दीज एरर आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। जी अब आपको समझ आ गई होगी कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर वो होता है जो कि चूँकि सैम्पल पे काम करें इसलिए वो एरर होता है, और जैसे सैम्पल साइज़ को बढ़ा दें तो सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि जब हम प्रोसेस कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस दौरान कोई गलती हो जाए, तो वो पॉपुलेशन से अगर रिजल्ट ले रहे हैं उस दौरान भी गलती हो सकती है, इसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एरर्स, इसमें ह्यूमन एरर्स भी आ जाती हैं। फॉल्टी सैम्पलिंग फ्रेम, अगर हमने सैम्पलिंग फ्रेम गलत बनाया है वो भी आ जाता है। बाइस्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, अगर हमने गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं वो भी आ जाते हैं। बाइस इज इन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स यानी कि लोग हमें आंसर नहीं दे रहे, वो भी इसमें आ जाता है। एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की गलती यानी कि हम ऑब्जर्वेशन में लिखते हुए एंटर करते हुए मिस्टेक कर दी है, वो भी इसमें आ जाती है। एंड मेजरमेंट प्रोसेसिंग एरर्स सच एज एरर्स इन एडिटिंग एंड कोडिंग, ये सारी गलतियाँ नॉन सैम्पलिंग एरर में आ जाती हैं। और अगर हम सैम्पल का साइज़ बढ़ा दें तो ये वाला एरर कम नहीं हो सकता। पिछले में तो आपको बता दिया गया था ना कि वो एरर रिड्यूस हो जाता है बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज़, लेकिन इसमें वो नहीं होता रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर में। यहाँ तक आपने इसका तैयार करना है। जी अभी इसमें आ जाएगा सैम्पलिंग बायस।
ये मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इन सर्वे सैम्पलिंग द वर्ड बायस मीन्स अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर, यानी कि बायस जो है ना ये सिस्टमैटिक एरर होता है, component of error which deprives a survey results of its representativeness. Bias is different from a random error in the sense that the random error balance out in the long run, while bias is cumulative and does not become less as the sample size increases. जी इसमें अब सैम्पलिंग बायस और सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस क्या है ये, और ये देखें पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है। यहाँ पे देखें कि बायस और ये 8 नंबर पे है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड बायस, सैम्पलिंग एरर और बायस के दरमियान डिफरेंशिएट करें। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। सैम्पलिंग एरर के बारे में हमने कहा था कि वो जैसे जैसे हम सैम्पल साइज इंक्रीज़ करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है सैम्पलिंग एरर, क्योंकि वो सैम्पल सेलेक्ट होने की वजह से कह लें कि एरर आता है। लेकिन जो बायस है ना ये एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर है, यानी कि ये सिस्टम में मौजूद होता है ये एरर, और ये कमुलेटिव इसको कहते हैं। बायस एक कमुलेटिव एरर, यानी कि ये जमा ही होता जाता है जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ाते हैं। डज नॉट रिड्यूस बिकम्स लेस, ये लेस नहीं होता एज द सैम्पल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज होता है ये सैम्पलिंग बायस रिड्यूस नहीं होता, लेस नहीं होता, ये कमुलेटिव है, जमा है, ये इंक्रीज ही इंक्रीज होता है। इस लिहाज से ये सैम्पलिंग बायस इज़ अ डिफरेंट देन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर से ये डिफरेंट है, वो रिड्यूस हो जाता है सैम्पल साइज बढ़ाने से, ये इंक्रीज होता है, रिड्यूस नहीं होता। बायस इज इंट्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड ऑफ सिलेक्शन। इस तरह से ये बायस कह लें कि डेवलप होता है, इंट्रोड्यूस होता है। डेलिबरेट सिलेक्शन, bias originates from deliberate selection which is based on personal judgment of what is representative, यानी कि हम personal judgment पे selection करें तब ये जनरेट होता है। जी इसमें अब सेकंड नंबर पे है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेक कॉन्टैक्ट विद सर्टन मेंबर्स और इंफॉर्मेशन इज़ नॉट obtained फ्रॉम सर्टन यूनिट्स, देन वी सब्सटीट्यूट मेंबर्स आर यूनिट्स दैट आर कन्वीनियंटली अवेलेबल। तो हम फिर सब्सटीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वो हमारे पास मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने कह लें कि हमें रिस्पांस नहीं दिया, वापस हम उनसे रिस्पांस नहीं कर पा रहे, तो हम कोई और सब्सटीट्यूशन के तौर पे हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ से भी बायस आ जाएगा। इनकम्प्लीट कवरेज, यानी कि हमने कंप्लीट कवरेज नहीं किया। Bias also emerges when we fail to cover the whole of the selected sample. For example, we select a sample through mail questionnaire के हम मेल क्वेश्चनियर के थ्रू कर रहे हैं। We get a biased sample when there are a large number of non-respondents to a survey. तो तब भी बायस आ जाता है जब बहुत ज़्यादा कह लें कि नॉन रिस्पॉन्सेज आ जाएँ। Haphazard selection, haphazard human selection can also introduce bias, as every human being has a tendency away from randomness in this choices। कि अगर हम खुद से कोई सिलेक्ट करें फॉर एग्जांपल, जी इसमें पॉपुलेशन है बट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज़ क्वाइट लार्जर और इन्फिनिट। जब पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा हो जाए या इन्फिनिट हो जाए, एंड दिस डिफ़िकल्टी इज़ ओवरकम बाय अ प्रोसीजर सिमिलर टू ड्राइंग स्लिप्स फ्रॉम अ बास्केट दैट यूजेज अ रैंडम नंबर टेबल। जी तो फिर उस सूरत में जब हम इस पे काम कर रहे हो तब भी बायस आ जाता है कि इन्फिनिट पॉपुलेशन हो, या यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल असाइन अ नंबर फ्रॉम। जी रैंडम नंबर टेबल, बस इतना, इसकी डिटेल बेशक आप ना लिखें, आप बस ये लिख देंगे यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, ये भी इसमें आ जाएगा। इसको हम कह लेंगे किया जा सकता है इम्प्रूव। फॉर इंस्टेंस इफ़ ओवर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 100, ये है, इसको छोड़ दें आप, नेक्स्ट इसको रीड ना करें। 2 और 3, थर्ड है यूजिंग का कंप्यूटर, या कंप्यूटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी ये सब इसमें आ जाते हैं कि इसकी हमारे पास क्या तरीके हैं उसको इम्प्रूव करने के, रैंडम नंबर टेबल और इसमें यूजिंग का कंप्यूटर, ये आ जाएगा। जी अब मैं आपके साथ नेक्स्ट
शेयर करने लगी हूँ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जी ये है stratified random sample. A sample of size n is defined to be a stratified random sample if it is selected from a population which has been divided into a number of non-overlapping groups. A sample of size n is defined to be a stratified random sample if it is selected from a population which has been divided into a number of non-overlapping groups or subpopulation called strata। जी अब इसमें मैं ज़ुबानी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कब हम सेलेक्ट करते हैं, जब हमारी पॉपुलेशन कह लेंगे कुछ हिस्सों में तकसीम हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो हम पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बजाय हम सैंपल कलेक्ट करने के हम उसको पहले दो होमोजिनस स्ट्रेटस में डिवाइड करेंगे। अपनी पॉपुलेशन हमारी जो थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक में मेल एक में फीमेल, ठीक है। और फिर उस में से जब हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल तो वो हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी कि हमने पॉपुलेशन को पहले दो स्ट्रेटस में, दो या तीन जितने भी स्ट्रेटस हों, स्ट्रेटस में डिवाइड किया है। उसके बाद उसकी स्ट्रेटस में से आपने सेलेक्ट किया है सैंपल को, तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। अगर तो डायरेक्ट पॉपुलेशन में से कर लें तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी। स्ट्रेटास में से किया तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। इसमें अब मैं आपके सामने रीड करती हूँ। अ सैंपल ऑफ साइज एन इज डिफाइंड टू बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल इफ इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन which has been divided into a number of non-overlapping groups or sub population called strata। जी ये non-overlapping यानी कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसमें और इसमें कुछ एक जैसी चीज़ें हों, इसमें भी डिफरेंट होंगी, इसमें भी डिफरेंट। एक ग्रुप के अंदर मुशाबहत होगी लेकिन इन दोनों की आपस में मुशाबहत नहीं होगी। नॉन ओवरलैपिंग कह लेंगे ग्रुप्स आर सब पॉपुलेशन कॉल्ड स्ट्रेटा सच दैट पार्ट ऑफ द सैंपल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच stratum। Stated differently, let a heterogeneous population containing n units, यानी कि heterogeneous का मतलब होता है जो आपस में different हों। वो कह रहे हैं कि अगर heterogeneous population हो जिसमें n units हों और उसको डिवाइड किया जाए इंटू के सब पॉपुलेशन आर स्ट्रेटा, उसको स्ट्रेटास में डिवाइड किया जाए जो कि आपस में मुशाबहत रखते हों। Then a stratified random sample of size n will be composed of the simple random sample of यानी कि हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे स्मॉल एन, ड्रा करें एन ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द स्ट्रेटा ये हमारे पास 1 से 2 से लेके के तक हैं। इट इज़ टू बी एम्फेसाइज दैट गुड स्ट्रेटिफिकेशन रिक्वायर्स दैट ईच ऑफ दी स्ट्रेटा शुड बी इंटरनली होमोजिनस, कि वो जो स्ट्रेटा है ना वो इनसाइड होमोजिनस हो, बट एक्सटर्नली आपस में दोनों कह लेंगे आपस में डिफरेंट हो, इनसाइड होमोजिनस और आपस में हेट्रोजिनस। तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी। अब ये आपने यहाँ पे एक बार रीड इसको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। ये मैं सारा इसको रीड नहीं कर रही, आपको बता दिया है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है। उसके बाद इसमें फिर एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज मुख्तलिफ तरीके हैं इसको के सैम्पल निकालने के। स्ट्रेटा तो आपने बना ली है, अब स्ट्रेटा से आपने सैम्पल कैसे निकालना है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। इक्वल एलोकेशन इसमें आ जाएगी, ये भी आपने इसमें 2 लाइन्स लिख लेनी है, यानी कि जब आपसे ये पूछा जाएगा उसका ये मेथड ये आपने लिखना है। उसके बाद आगे ऑप्टिमम एलोकेशन, इसमें भी आपने ये फार्मूला लिखना है। बेशक आप ये 2 ही लिख लें इनफ हैं, या नेम एंड एलोकेशन नेक्स्ट भी लिख लें। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपने सेपरेट ही सॉल्व करना है, डेफिनेशन में बस इतना ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। ये मैं आपको ज़ुबानी बता दूंगी। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल वो होता है कि जिसमें हम अपनी जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें से सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करें। अ सैंपल ऑफ साइज एन इज़ डिफाइंड टू बी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल इफ़ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चूजिंग 1 unit at random from the first k units and thereafter selecting every kth unit after the n units in the population have been serially numbered from 1 to n are arranged in a systematic fashion। जी मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एक कॉलोनी है, सोसाइटी है,
उसमें आपको पता है ना, ये जो नई सोसाइटीज़ आजकल बन रही हैं उसमें एक ही नक्शे के अकॉर्डिंग लेन्स होती हैं, गलियां होती हैं, और एक ब्लॉक में कह लें कि 4-4 घर बने होते हैं, एक कह लें कि सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने कॉलोनी में एक ये वाला घर सेलेक्ट किया है और उसके बाद अगले ब्लॉक में भी ये पहला वाला घर, यानी कि ये 4 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक में ये 4 घर हैं, दूसरे ब्लॉक में भी ये 4 घर हैं, आपने इसमें से ये पहला सेलेक्ट किया, फिर ये पहला सेलेक्ट किया, अगले में से भी आपने ये पहला सेलेक्ट किया, यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा है कि के यूनिट्स हैं, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी, और फिर एग्जैक्टली उससे इक्वल कह लेंगे डिस्टेंस से ना उसमें के ऐड करते जाएंगे। जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया, उसमें के ऐड कर लेंगे, 4 ऐड कर लेंगे, तो ये 5 में 4 ऐड कर लेंगे, ये वाला। तो आपने एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें से वो 1 to n आपने सिलेक्शन करनी है। इसको हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। ये आपने एक बार रीड करना है और इसमें देखना है कि क्या है। ये मैं सारा रीड नहीं कर रही, लेकिन आपने करना है और इसको लिखना है। उसके बाद ये क्लस्टर रैंडम सैंपल है, क्लस्टर सैंपल है, ये आप एक बार पढ़ लें इसको। क्लस्टर सैम्पलिंग कह लें कि उलट होता है स्ट्रेटिफाइड से। जो स्ट्रेटिफाइड में मैंने आपको बताया था ना कि पॉपुलेशन से आपने ऐसे बना लेने हैं स्ट्रेटास जो कि इनसाइड होमोजेनस हों लेकिन आउटसाइड वो हेट्रोजेनस हो, डिफरेंट हो। लेकिन क्लस्टर में इसका उलट होता है। क्लस्टर में क्या होता है, आप पॉपुलेशन से मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं, लेकिन वो हिस्से इस तरह के बनाते हैं, क्लस्टर इस तरह के होते हैं कि इनसाइड वो मुशाबहत नहीं रखते, इनसाइड वो डिफरेंट होते हैं लेकिन आपस में वो मुशाबहत रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल देती हूँ कि एक गली है, उस गली में कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ले में मस्जिद भी होगी, दुकान भी होगी, कह लें, या कॉलोनी कह लें, कॉलोनी है, उसमें मस्जिद भी है, दुकान भी है, स्कूल भी है, वगैरह वगैरह, यानी कि सारा कुछ, और घर भी हैं, ट्यूशन सेंटर्स भी अंदर हैं, ये सारा मौजूद है। दूसरी कॉलोनी में भी यही सारा कुछ है, यानी कि आपस में एक कॉलोनी के अंदर एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ दुकानें ही नहीं हैं, सिर्फ घर ही नहीं है, सब चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि डिफरेंट चीज़ें एक कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं, दूसरी कॉलोनी के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। वो दोनों आपस में रिजेंबल कर रही हैं कि दोनों में मस्जिद भी है, दोनों में घर भी हैं, दोनों में शॉप्स भी हैं, लेकिन इनसाइड वो कह लेंगे डिफरेंट चीज़ें कंटेन किए हुए हैं। समझ आ गई? स्ट्रैटिफिकेशन में इनसाइड होमोजेनस थी और आउटसाइड हेट्रोजीनस। यहाँ पे इनसाइड हेट्रोजीनस डिफरेंट है और आउटसाइड दोनों आपस में मुशाबहत रखते हैं। ये आपने तैयार करनी है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये 4 आ गई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, ये चारों आ गई हैं टाइप्स क्लस्टर तक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने 2 पर्पसिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग करनी है। ये दोनों भी आपने तैयार करनी है। आप इसको रीड एक बार कर लें। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन आपके कौन कौन से डन हो गए हैं। ये भी आपको 4 हो गए हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेटिफाइड, जी इसमें ये चारों भी हो गए। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है स्ट्रेटिफाइड। इसमें बिटवीन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग पूछा गया है। ये भी तीनों पार्ट्स इसके हो गए हैं। उसके बाद एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, और इसकी कह लेंगे वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल ईच टाइप। जी अब सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल करने का तरीका ये बताया गया है ना कि उसमें सैम्पल साइज़ को बढ़ा दें, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल करने के लिए आपने वर्कर्स को ट्रेन करना है, सैम्पल साइज़ को नहीं बढ़ाना। तो ये इसमें ये यानी कि आपके तकरीबन नहीं सारे तैयार हो गए हैं, बस ये एक छठा रह गया है। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैंडर्ड एरर, व्हाट आर इट्स प्रैक्टिकल यूजेस। what is meant by a standard error and what are its practical uses। ये रह गया 7th हो गया है। 8 आपका हो गया है। 8 अभी मैंने आपके सामने किया है डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड बाइस। 9th आपका हो गया है व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। 10th रह गया है। इधर से ये 6 रह गया है और इधर से 10 रह गया है। व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। जी अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपने कर लेना है। इसमें ये दोनों यानी कि आपने 14 चैप्टर का आपने ईच एंड एवरीथिंग कर लेनी है।
उसके बाद इसमें ये दोनों कोटा सैम्पलिंग भी आपने कर लेना है। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएं, ये आपने एक बार रीड करना है, ये थोड़ा सा 2-3 लाइन्स इसमें लिखते हैं। और फिर उसके बाद ये आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप सैम्पल मीन, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, ये 10 क्वेश्चन है इसका, कि आपने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, ये 3-4 लाइन्स इसकी आप लिख लें, इसके फार्मूलास वगैरह आप लिख दें तो ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आई होप सारे हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ कि आपका कोई रह ना गया हो। जी, इसमें स्टैंडर्ड एरर रह गया था, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स प्रैक्टिकल यूजेस। तो ये क्वेश्चन आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, कह लें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ये मैं आपके सामने रीड करती हूँ कि सैम्पलिंग जी स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला आपने लिखना है, और आपने लिखना है, ये मेंशन करना है कि स्टैंडर्ड एरर होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्ड एरर किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड एरर को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किसी चीज़ पे डिवाइड करेंगे तब जाके वो इसके बराबर होता है। सिग्मा डिवाइड बाय √n, तब जाके वो सिग्मा एक्स बार के बराबर बनता है। यानी कि ये बड़ी चीज़ होती है, इसको हम डिवाइड करके फिर इसके बराबर लाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज लेस देन the standard deviation of the population. This means that the sampling distribution of mean has less variability than the population from which the samples was taken. तो ये पॉजिटिव एक चीज़ है कि ये छोटा है। If the value of sigma is not known and if the sample size is large, as a rule of thumb adopted by many authors, a sample containing 30 or more observations constitutes a large or sufficient large sample. It is replaced by S. The standard deviation of sample, इसको हम इससे डिनोट करते हैं और कह लेंगे ये इसका फार्मूला है। यहाँ तक आपने लिखना है। ये अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने ये लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। जी, ये लास्ट इस चैप्टर में एक रह गया है जिसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। ये पास्ट पेपर में आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन ऑल ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस. It is concerned with the means of large samples and provides solution when the shape of the population distribution is unknown or highly skewed. जब हमारे पास population की shape क्या है, unknown हो या highly skewed हो, symmetry इसको कहते हैं। और स्क्यूनेस का मतलब है कि या तो ये टेल पॉजिटिवली स्क्यूड ये होता है और नेगेटिवली स्क्यूड ये होता है कि कोई टेल बहुत लंबी हो। तो हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या अननोन डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ करते हैं और हम कहते क्या है, द थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ अ वेरिएबल एक्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज़ मीन, यानी कि पॉपुलेशन उसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो, देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एक्स बार अप्रोच करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। यानी कि उसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाएगी विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन एज द सैम्पल साइज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यानी कि जैसे ही एन अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो भी अप्रोच कर जाती है नॉर्मल को विद ये नए पैरामीटर्स म्यू एंड ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन से। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई। इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जस्ट ये थ्योरम ही रिक्वायर्ड है कि एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो वो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच कर जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई है। ये तो थी सारी थ्योरी और इससे रेलिवेंट ये सारे आपके क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के प्रिपेयर हो गए हैं। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगी और जो स्टार्टिंग क्वेश्चन आप कह रहे थे उसको सॉल्व करके बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।